साधारण स्त्री का संघर्ष जीवन। रोज की चिकचिक अब मुझसे न सही जाए, केसर तमतमाकर बोली। अरे, बावली हुई जा रही है क्या? अम्मा ने भी तेवर दिखाते हुए जवाब दिया। क्यों माधो के पीछे पड़ी है, काम पर जाता तो है ना? अब किसी दिन काम न मिले तो क्या करे बेचारा? क्या करूं ऐसे काम का, जो कमाता है शराब में फूंक देवे। ठीक है, तू जाके अपना काम देख, मैं चूल्हा चौका संभाल लूंगी। अम्मा थोड़ा नर्म पड़ गई थी। केसर ने चूल्हे से उबलती चाय उतारी और रात की बासी रोटी पर गुड़ की डली रखकर अम्मा के आगे सरका दी। ए भानु, तू भी कुछ खा ले, स्कूल में क्या पढ़ेगा जब पेट में गुड़ गुड़ होता रहेगा। भानु दौड़कर आया और दादी के पास बैठकर रोटी खाने लगा। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, तरकारी काट के रख दी है। आटा भी गूंद दिया है, रोटी बना लीजो। छोटे का ध्यान रखियो। केसर ने भानु की बांह पकड़ी और घर की दहलीज पार करके तेज तेज कदमों से चलने लगी। आज फिर देर हो जाएगी, मालिक गुस्सा होगा। भानु, जल्दी जल्दी पैर उठा, स्कूल का भी टाइम हो गया है। भानु को स्कूल के गेट पर छोड़कर केसर आगे बढ़ी। सामने से उसी की फैक्ट्री में काम करने वाली औरतों का झुंड आ रहा था। केसर भी उनमें शामिल हो गई। सारी टोली बतियाते हुए चली जा रही थी। कुछ घर के ताने उलाहनों में लगी थी, कुछ हंसी मखौल में। रुकमा के मजाक पर तो केसर भी खिलखिला के हंस पड़ी। दीनानाथ कपड़ा फैक्ट्री, इसी में केसर काम करती है। अलग अलग तरह के कपड़ों को तय करके पैकेट में रखना होता है। काम ज्यादा मेहनत का नहीं है और मिलना जुलना भी हो जाता है, पैसा भी ठीक मिल जाता है। केसर का गुस्सा ठंडा हो चुका था। वो मन ही मन सोचने लगी, इस बार पगार मिलेगी तो क्या क्या खरीदारी करेगी, कितना बचा लेगी, वगैरह वगैरह। वो सोचने लगी, इस बार अम्मा के लिए भी धोती ले लूंगी। वैसे तो बेमतलब के बुड़ बुड़ करती रहती है, फिर भी घर संभाल लेती है, छोटे का ध्यान रखती है। तभी तो यहाँ आ पाती हूँ, इतना हक तो अम्मा का भी बनता है। अरे केसर, रोटी खाने की छुट्टी हो गई है, घंटी की आवाज न सुनाई दी तुझे? कल्याणी उलाहना सा देते हुए बोली। केसर जोड़ घटाव में इतनी मगन थी कि टाइम का पता ही न चला। उसने डब्बा उठाया और कल्याणी के साथ साथ चलने लगी। फैक्ट्री में दो बड़े बड़े कमरे बने थे। एक में औरतें काम करती थीं, दूसरे में मर्द। दोपहर 1 से 2 बजे तक की छुट्टी मिलती थी, खाना खाने और सुस्ताने के लिए। फैक्ट्री के बाहर ही एक पार्क बना हुआ था। उसी में बैठकर सब खाते, सुस्ताते और आप बीती सुनाते, कुछ गाना भी गाते। किशना मर्दों की टोली का लीडर था। उम्र में तो ज्यादा बड़ा न था, पर बातों में वो सबको जीत लेता था। गाना भी अच्छा गाता था, कभी कभार केसर से भी बातचीत हो जाती थी। वो थी भी सांवली सलोनी। केसर सोचती एक जगह ही काम करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेता है, इतना तो चलता है। अगले दिन जल्दी जल्दी घरेलू काम निपटाकर केसर काम पर जाने को तैयार हुई। भानु को लेकर घर से निकली। अभी कुछ कदम ही चली थी कि साइकिल की घंटी सुनकर एक किनारे हो गई। पीछे देखा, अरे, ये तो फैक्ट्री वाला किशना है, वो भी साइकिल से उतर गया। अच्छा, तो तू यहाँ रहती है, इधर से रास्ता छोटा पड़ता है इसलिए आ गया हूँ, किशना ने सफाई सी देते हुए कहा। केसर ने कोई जवाब न दिया, चुपचाप चलती रही। किशना बहुत ही शरीफाना लहजे में बोला, केसर, पीछे साइकिल पर बैठ जा, बेटवा आगे डंडे पर बैठ जावेगा। इससे पहले कि केसर कुछ कहती, भानु साइकिल पर बैठने के लिए मचलने लगा। किशना ने बच्चे को उठाकर बिठा लिया। अब केसर को भी मजबूरी में बैठना पड़ा। धीरे धीरे ये रोज का ही सिलसिला बन गया। अब केसर और किशना की बातचीत
हास परिहास से उठकर घर गृहस्थी की बातों तक पहुंच गई थी। केसर माधो की बुरी आदतों के किस्से भी सुनाने लगी थी। किशना हमदर्दी दिखाता तो उसे अच्छा लगता था। आज केसर बहुत खुश है। 600 रुपए जो उसकी मुट्ठी में हैं, खरीदारी की सूची तो उसने पहले ही बना ली थी। जिस दिन पगार मिलती, औरतें बाजार जरूर जाती थीं। कोई घर के लिए सौदा सुलूफ लेती थी तो कोई बच्चों के लिए, किसी को अपनी बुजुर्ग माँ के लिए कुछ लेना होता। केसर भी रुक्मा और कल्याणी के साथ खरीदारी करने बाजार पहुंची। छोटे के लिए स्वेटर, भानु के लिए जूते लेकर अम्मा के लिए धोती भी खरीद ली। बार बार नोट मसल के देखती कि कितने बचे हैं। रुक्मा ने पति के लिए कुर्ता खरीदा तो केसर ने भी माधो के लिए एक कुर्ता छांट कर ले लिया। सोचने लगी जैसा भी है तो पति ही। खरीदारी के बाद सब अपने अपने घर की ओर चल दी। केसर भी दौड़ती हुई चल रही थी। आज काफी देर हो गई, अंधेरा भी छा गया था। घर के दरवाजे से ही उसे माधो के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। केसर की सारी खुशी काफूर हो गई। अंदर जाके देखा, अम्मा एक तरफ कोने में मुंह लटका के बैठी थीं। बच्चे भी सहमे से खड़े थे, चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। इससे पहले कि केसर कुछ कहती, माधो ने उसे जोर से लात मारी और गरजा, कहां से गुलछर्रे उड़ा के आ रही है इतनी देर से? काम का तो बहाना है, यारों के साथ मौज मस्ती करने जाती है। इससे आगे सुनना केसर की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। थैला वहीं फेंक कर, कानों पर हाथ रखकर बैठ गई। माधो गुस्से से उठा और उसे धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। बेचारी अपनी सफाई में कुछ कह भी न सकी। वहीं दरवाजे के बाहर घुटनों में सर छुपाए बैठ गई। न जाने कब झपकी लग गई। अचानक कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर घबराई सी आंख खोलकर देखा तो अम्मा खड़ी थीं। मिन्नत करके उसे अंदर ले गईं। केसर का मन भर आया। माधो तो सुबह सुबह ही उठकर कहीं चला गया था। अम्मा ने केसर को प्यार से समझाकर काम पर भेज दिया। आज फिर रास्ते में किशना मिल गया। केसर बिना नानुक किए साइकिल पर बैठ गई। आज वो बहुत परेशान थी, सोच रही थी अपनी सारी कड़वाहट कहीं जाकर उड़ेल दे। उसे देखकर किशना कुछ कुछ तो समझ गया था। रास्ते में एक ढाबे पर उसने साइकिल रोकी। केसर भी चुपचाप साइकिल से उतरकर ढाबे की बेंच पर बैठ गई। किशना ने बातों में उलझाकर उससे सारी असलियत उगलवा ली। हमदर्दी दिखाते हुए बोला, तू क्यों उस निकम्मे के साथ जिंदगी बर्बाद कर रही है? मेरे साथ गांव चल, अपने खेत खलिहान हैं, आराम से रहेंगे। केसर चुपचाप सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी कि बस अब और नहीं सहेगी। बच्चों को दादी संभाल लेगी। उसके परेशान दिलो दिमाग ने फैसला तो ले लिया, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। छुट्टी के बाद रोज की तरह घर की ओर चल दी। ये क्या, आज तो माधो रास्ते में ही मिल गया। नशे में चूर, गुस्से से उसे घसीटता हुआ घर में लाया। आज तो अम्मा की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। बच्चे भी भूखे प्यासे सो गए थे। माधो ने लात घूंसों से केसर की पिटाई की, फिर दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। केसर भी निढाल होकर एक तरफ गिर गई। शरीर में इतना भी दम न बचा था कि उठकर 2 घूंट पानी पी ले। रात भर दर्द से कराहती रही। अभी अंधेरा सिमटा भी नहीं था कि बिजली की तरह केसर के दिमाग में विचार कौंधा। वो उठकर बैठ गई। कुछ सोचकर कपड़ों की गठरी बनाई, कुछ जमा रुपए लिए और चुपचाप दबे पांव अम्मा और बच्चों को सोता छोड़कर घर से बाहर आ गई। अभी अंधेरा था, सड़क पर अकेले जाना उसे ठीक न लगा। किसी ने देख लिया, कुछ पूछ लिया तो क्या कहेगी। दिमाग भी सुनना पड़ा था। कुछ सोच के उसने जंगल के रास्ते कदम बढ़ाए। धीरे धीरे अंधेरा सिमटने लगा था। जंगल पार करके सड़क पर आई तो सामने से किशना आता दिखा।
फिर सोचा शायद उससे गलती हुई है, सुबह सुबह वो यहाँ कैसे। सोच ही रही थी कि किशना सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं सुबह कुछ घरों में दूध देने भी जाता हूँ। कुछ रकम मिल जाती है, गुजारा अच्छे से हो जाता है। फैक्ट्री तो 9 बजे खुलती है, मैं 8 बजे तक निपटा लेता हूँ। पर इतनी सुबह तू यहाँ कैसे? केसर फूट फूट कर रोने लगी और कल का किस्सा बताने लगी। किशना समझाते हुए बोला, तुझे अभी भी उसी नरक में रहना है। केसर ने अपना फैसला सुना दिया। किशना ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। अभी फैक्ट्री चलते हैं, रोज की तरह काम करेंगे, किसी को शक न हो। छुट्टी के बाद तू सेवा सदन के पीछे वाले जंगल में मेरी राह तकना। मैं भी घर से कुछ कपड़े और सामान लेकर जल्दी ही वहां आ जाऊंगा। डरना मत, वहीं रुके रहना। काम खत्म करके किशना जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल मारता हुआ अपनी कोठरी पर पहुंचा। अकेला रहता था, कोई पूछने वाला था नहीं। फुर्ती से कपड़े और सामान समेटा, साइकिल भी किराए की थी, वो भी दुकान पर दे आया। लंबे लंबे डग भरता हुआ सेवा सदन की ओर बढ़ने लगा। उधर केसर भी एक बड़े से पत्थर पर अपनी गठरी समेटे बैठी थी। अंधेरा होने लगा था। केसर थोड़ा डरने लगी थी। एक बार तो सोचा वो कुछ गलत तो नहीं कर रही, पर अपनी दुर्दशा याद करके उसने मन पक्का किया और जम के बैठ गई। थोड़ी देर में किशना भी आ गया। इससे पहले कि केसर तक पहुंचता, वो चीख मार के पीछे हट गया। क्या हुआ? केसर ने पूछा। अरे बावली, देखा नहीं, जिस पत्थर पर बैठी है उसी के पीछे कितनी बड़ी नागिन है। वो तो अपने अंडों पर बैठी थी, इसलिए डसा नहीं, वरना तेरा काम तो यही तमाम हो गया था। अचानक केसर के दिमाग में बिजली सी कौंधी। एक नागिन मुझे डसने के लिए सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि वो अपने बच्चों की देखभाल में लगी थी, और मैं एक औरत, एक माँ। लानत है मुझ पर जो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही थी। उसने तुरंत किशना से अपना हाथ छुड़ाया। माधो से निपटना उसे सीखना होगा। उसमें बच्चों का क्या दोष? वो आज ही माधो को घर से जाने को कह देगी। जिसे ना उसकी चिंता ना बच्चों अम्मा की, उसका घर में कोई काम नहीं। मन को दृढ़ करके केसर घर की ओर भागने लगी। घर पहुंचते ही अपने बच्चों से लिपटकर रोने लगी। उसकी अम्मा के भी आंखों में आंसू आ गए। वहीं खड़े माधो को ये देखकर पश्चाताप हुआ और अपने पत्नी के पास जाकर बोला, केसर मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और कभी ना मारने की कसम खाए। तभी से सब मिलजुल कर आपस में रहने लगे और माधो भी कमाने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि अगली वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।